हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12th हिंदी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बोले तो फिक्स टॉपिक है, उनको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो लगभग आपके 30 से 40 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जो इसमें पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या कह रहा, जरा देखो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है गद्य साहित्य के ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं और पद साहित्य के 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाले आते हैं, जिसको आपको कलर करना होता है। मतलब कलर बोले तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको क्या करना होता है, ट्रिक करना होता है, जो प्रत्येक एक एक नंबर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए जरा, क्या है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए। ये लगातार 3 से 4 वर्षों में लगातार पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो परीक्षा गुरु। कौन सा, परीक्षा गुरु क्या है, बिल्कुल आपका सही है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। आप लोग याद रखकर ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर साल रिपीट होता है एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा के संपादक हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है, बाल कृष्ण भट्ट, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। कभी भी आ जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी तो ऐसे पूछ देगा कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र किस सुधा के संपादक हैं, तो कवि वचन सुधा के क्या हैं, संपादक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कॉपी में नोट करते रहिएगा। ठीक, सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस में लगातार पूछे गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 से 4 सेटों में लगातार पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बहारी। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास जो है सरस्वती पत्रिका के प्रथम क्या है, संपादक हैं। ठीक है, इतनी बात क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। अगला चला देखते हैं। अगला आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है। पहला जो ऑप्शन दिया है कि आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण्य, दीनमान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बताइए जरा, तो कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है, तो इसका कौन है, ब्राह्मण। कौन सा है, ब्राह्मण। ब्राह्मण आपका क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या दिया है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो आपको ऑप्शन में सबसे पहले दिया है कि भारत तेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवाद युग के। तो जो सरदार पूर्ण सिंह थे वो किस युग के थे, द्विवेदी युग के लेखक थे। किस युग के थे, द्विवेदी युग के। तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के क्या आपके हैं, लेखक हैं, द्विवेदी युग के। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका जो ऑप्शन होगा, मुंशी प्रेमचंद्र हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। आपको पता रहना चाहिए, मुंशी जो प्रेमचंद्र हैं वो क्या है,
हंस नामक पत्रिका के क्या थे, संपादक थे। ठीक, अगला आइए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रेमचंद्र की कहानी का नाम लिखिए। कहानी का नाम प्रेमचंद्र, तो इसमें कफन दिया है, गुंडा दिया है, रोज दिया है, चीफ की दावत दिया है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है, कफन है। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है, कफन। तो प्रेमचंद्र की कहानी का नाम आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, कफन होता है। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम कफन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कीजिए इसको एक बार देख लीजिए बाबू। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके हर साल पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके 5 नंबरों में पूछा जाता है उसको देख लेते हैं कि आप लोग कि जीवन परिचय आप लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, किसी कवि का आप लोग जीवन परिचय आप लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप लोग को तरीका पता रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो आपको जीवन परिचय लिखने बैठ जाते हैं और क्या होते हैं कि उस शब्दों का ध्यान नहीं देते हैं, 2-2 पन्ने का जीवन परिचय लिख देते हैं, क्योंकि आपको लिमिट होती है। आपको जो होता है 60 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में, सॉरी फ्रेंड्स 80 शब्दों में, या तो थोड़ा बहुत कम बेसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी कवि का जीवन परिचय हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हमको देखना क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, तो उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद, जो हर साल आपसे पूछा जाता है। किस टाइप से लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे 5 नंबर फिक्स मिल जाए। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए बाबू क्या है कि जीवन परिचय देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जो जन्म हुआ काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में। देखो जो आपको इंपॉर्टेंट हो ना उसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अंडरलाइन। तो उनका जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद था। क्या था, इनको भी अंडरलाइन क्या कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर इससे क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेरित। ठीक, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, और इनके बचपन में ही इनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर होती है, घर पर होती है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लोग जान गए, 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। ठीक है, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, घर पर। ठीक, अब देखिए घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है, क्या किया, गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इनकी जो आर्थिक स्थिति बोले तो घर की जो स्थिति थी क्या थी, बहुत खराब थी। ठीक है, खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, और देखिए इनकी जो क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जो होते हैं वो आपके क्षय रोग से क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और अल्प आयु में ही क्या हो जाते हैं, 1937 ईस्वी में इस साहित्यकार का क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक बात आपको बता दें, किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखिएगा तो उसमें सबसे पहले आप लोग कवि का जन्म, माता पिता का नाम और शिक्षा दीक्षा लिख दीजिएगा, और उनकी स्थिति लिखिएगा, और क्या होता है, मृत्यु। ये उनकी क्या होता है, जीवन परिचय होता है। क्या होता है, जीवन परिचय। तो जो आपके बोर्ड में एग्जाम में जीवन परिचय से महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका साहित्यिक परिचय होता है, कि साहित्य में उनका क्या योगदान था। तो साहित्य के बारे में लिखना आपको क्या है, जरूरी है। ठीक है, कि साहित्य में उन्होंने क्या किया था, तो इसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है कि साहित्य में उनके उनके क्या क्या महत्व हैं। ठीक, तो जरा देखते हैं आगे। आगे देखिए, साहित्यिक परिचय।
जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो क्या थे? छायावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, इतनी बात आपको पता रहना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। इन्होंने अपनी रचनाओं से क्या किया? हिंदी को समृद्ध मतलब बढ़ावा दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को क्या किया? समृद्ध मतलब क्या होता है? बढ़ावा दिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं थे बल्कि क्या थे? नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार व निबंधकार, मतलब हर चीज उनको आता था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद बोले तो ऑलराउंडर थे, सब कुछ उन्हें आता था। ठीक है, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, निबंधकार भी थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को बहुत ही बढ़ावा दिया था। ठीक है, बहुत ही बढ़ावा। अब देखिए, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। जो इनका काव्य होता है, इनके काव्य में क्या होता है? प्रेम और सौंदर्य का क्या होता है? चित्रण होता है। ये अनेक भाषाओं, विषयों तथा भाषाओं के प्रखाट पंडित थे। ये जो थे अनेक भाषाओं के, बोले तो सभी भाषाएं आती थी, हिंदी, उर्दू, फारसी, मतलब हर भाषा के क्या थे? प्रकांड पंडित, मतलब ज्ञाता थे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे? साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड में लिखना क्या है? बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसको बिना लिखे आप लोग आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको लिखना आपके लिए अति आवश्यक ही है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। जो इनका कृतियां आपसे पूछी जाती, कृतियां आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कृतियों में आप लोग दो तीन कम से कम लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत सारी कृतियां ला दिया है कि जिससे आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कृतियों में क्या है? सबसे पहले काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह में क्या होता है? आंसू, लहर, झरना, कामायनी। ठीक है, ये आपका क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह में आपकी कृति है। फिर कहानी कौन कौन से लिखे थे जरा देखो। उनकी कहानी फेमस आंधी थी, इंद्रजाल थी। फिर इसके बाद कौन सी थी? आकाशदीप। ये किसकी कहानियां है? सारे जयशंकर प्रसाद की। नाटक की जब बात करते हैं तो नाटक क्या होता है? अजात शत्रु होता है, एक घूट होता है और कामना होता है। क्या होता है? कामना होता है। और जब उपन्यास की बात करते हैं, कौन कौन से उपन्यास उन्होंने लिखे थे? तो कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें से कंकाल बहुत ही क्या उनका था? फेवरेट था। क्या था? बहुत ही फेवरेट था। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे? जीवन परिचय लिख लेंगे। देख लीजिए एक बार, ऐसे किसी कवि को क्या करेंगे? जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय यदि लिख देते हैं ऐसे, तो आपके पूरे 5 नंबर क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। कहीं आपके एक भी मार्क्स जाने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसे आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से देख लेंगे बाबू। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक गद्य साहित्य के और एक पद्य साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के नाम, क्या उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में एकदम बोलिए तो 100% फिक्स टॉपिक है, पूछा जाने वाला एकदम 100% टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो आपके गद्य के एक महत्वपूर्ण कवि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय व कृतियां। ठीक है, तो जीवन परिचय सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। इसमें आप लोग को शब्द सीमा का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारा आपको लिखना होता है। ठीक है, तो 80 सीमा उसमें लिखा रहता है कि 80 शब्द, अधिकतम जो सीमा होती है, अधिकतम 80 शब्द की सीमा तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखना होता है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक, कैसे लिखेंगे? देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म
सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, जो इनका जन्म हुआ था मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। जो इनके माता पिता थे वो कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। मतलब जो इनका बचपन था कहाँ बीता? लखनऊ में। इतनी बात क्लियर। अब देखो, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से MBA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA एवं PhD की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, PhD की क्या की? उपाधि प्राप्त की। इतनी बात लिख देंगे यहां तक। अब जरा देखो, इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कौन कौन सी भाषाओं का गहन अध्ययन किया? पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत, इन भाषाओं का क्या किया? गहन अध्ययन किया। ठीक है, हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत की चरणों में हमेशा के लिए सो गया। ठीक है, ऐसे लिख देंगे मृत्यु हो गई। ठीक है, अब मर जाएंगे अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्या हो गया? कब उनकी मृत्यु हो गई? इनको अगर अंडरलाइन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ब्लैक पेन से। ठीक है, कि इनकी मृत्यु कब हो गई? 1967 ईस्वी में। ठीक, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1904 ईस्वी में। ठीक, अब कहाँ जन्म था? खेड़ा नामक गांव में हुआ था। खेड़ा नामक गांव में। इतना अंडरलाइन कर देते हैं ना तो एग्जामिनर क्या हो जाता है? इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, अब चलिए तो फिर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग साहित्यिक परिचय को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय कैसे? यही आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक परिचय में क्या है लिखा गया है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। किससे? अपना कविता लेखन से क्या किया? अपना साहित्य लेखन प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, ये बहुत ही क्या थे? बड़े व्यक्ति थे। ठीक है, ठीक है, संचालक के रूप में दिल्ली में क्या रहे थे? अध्यक्ष के रूप में रहे थे। ठीक है, अब जरा आगे देख लेते हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्यिक के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया था। पुरातत्व को भी क्या किया था? अपने अध्ययन का विषय बनाया था। ठीक है, इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। जो इनकी भाषा थी शुद्ध थी, खड़ी बोली थी। इनकी जो भाषा थी शुद्ध खड़ी बोली है। ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने जो अपने भाषा थी उनमें अनेक देशज शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। ये केवल एक गद्य ही नहीं, काव्य प्रेमी भी थे। ये देखिए, गद्य के साथ साथ काव्य के भी बहुत अच्छे क्या थे? जानकार थे। ठीक है, काव्य के भी क्या थे? बहुत अच्छे जानकार थे। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे? साहित्यिक परिचय को लिखेंगे। साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से थोड़ा साहित्यिक परिचय थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसको देख लेंगे, यहाँ से आपके पूरे 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 100% फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए, इनकी जब रचना की बात आती है तो रचनाएं इनकी पहली है पृथ्वीपुत्र, वेद विद्या, हर्ष चरित। ये इनकी 3 रचनाएं हैं।
3 रचनाएं आपको कम से कम लिखना होता है, कम से कम। ठीक है, तो चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। देखिए, आप लोग जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? जीवन परिचय में ऐसे लिख देंगे, ठीक है, जन्म स्थान, माता पिता और कहाँ पढ़ाई लिखाई और मृत्यु। फिर इनका क्या करेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे अच्छे तरीके से। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से, फिर साहित्यिक परिचय के बाद आप लोग उनकी रचनाएं क्या करेंगे, लिखेंगे। यदि ऐसे लिख देते हैं तो पूरे आपके 5 मार्क्स यहाँ क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। 5 मार्क क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से फिक्स हो जाते हैं। एक भी नंबर ऐसे लिख देंगे कटने वाले आपके नहीं है। ठीक है, आपको हिंदी में पता है ना कि 100 में 100 हमको लाना है हम लोग को। ठीक है, मतलब आप ला दिए तो समझो कि हम ला दिए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला फिक्स जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। ये भी आपका लगभग फिक्स टॉपिक होता है। लोग 2 से 3 निबंध क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपके 100% आपके फिक्स टॉपिक होते हैं। 100% क्या होते हैं आपके, ये फिक्स टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो यदि 2-3 टॉपिक यदि इसमें से तैयार कर लेते हैं, निबंध बोले सॉरी फ्रेंड्स, आवेदन पत्र, तो क्या होते हैं आपके पूरी तरह से आपके क्या होते हैं, 6 नंबर आपकी मुट्ठी में। कितने नंबर, 6 नंबर आपकी मुट्ठी में है। ठीक, तो जरा देखिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे लिखेंगे, तरीका है, आपको पहले सबसे बात पता रहना चाहिए। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। इसकी अगर बात करें ना तो ये लगातार वर्षों में पूछा गया है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जो लगातार ना पूछा गया हो। ठीक है, विगत वर्षों में लगातार पूछा गया है, और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक, कैसे लिखेंगे, प्रधाना विद्यालय में प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर थोड़ा सा क्या कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे छोड़ कर लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रबंधक। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रबंधक। फिर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। ठीक, क्या लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। जो भी आपका रहेगा जिसमें आप लोग लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र भरना चाहते हैं, उसमें उस कॉलेज का नाम क्या करेंगे, लिख देंगे। इलाहाबाद यूपी, अब जहां से रहेंगे वहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे, जहां पर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। विषय क्या है, विषय ऐसे हेडिंग लिखेंगे काली पेन, हमने यहाँ पर आप लोग हरा से लिख दिए, लेकिन आप लोग काली से लिखेंगे। विषय लिखेंगे, फिर लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। इतनी बात एकदम ऐसे ही लिखना, हूबहू, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। ठीक, कैसे इसके बाद लिखेंगे, जरा देखो। फिर लाइनिंग को थोड़ा सा छोड़ेंगे, महोदय लिखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी लाइनिंग को छोड़ा जाता है। फिर क्या लिखेंगे कि पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद खाली है। मतलब उनको पिछले वर्ष विज्ञापन मतलब मीडिया सॉरी फ्रेंड्स, मतलब लेखन पत्र या ऐसे क्या हुआ, उनको माध्यम चला कि कॉलेज में एक लिपिक पद क्या है, खाली है, जिनके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। जिनके लिए मैं पूरी तरह से क्या हूँ, योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे, मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो चलिए विवरण ऐसे देंगे, क्योंकि आपको किसी भी कॉलेज में आप लोग पढ़ाने जाएंगे तो आपको डिग्री पूछी जाती है कि आप कितना पढ़े हैं, क्या कितना आप लोग कहाँ मार्क्स कहाँ से पढ़े हैं, तो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए परीक्षा उत्तीर्ण श्रेणी, किस श्रेणी में पास हुए, बोर्ड विश्वविद्यालय। फिर हाई स्कूल में 2010 में पास किए, प्रथम श्रेणी में यूपी बोर्ड से। ठीक, इतनी बात क्लियर। इंटरमीडिएट 2012 में पास किए, प्रथम श्रेणी यूपी बोर्ड से। बीए जो 2015 में
कंप्लीट हुआ प्रथम श्रेणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर। फिर इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, लिखेंगे मैं पिछले कुछ सालों में एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन यह पद अस्थायी है। लेकिन ये जो पद है कैसा है, अस्थायी है, मतलब परमानेंट नहीं है। अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यता का विचार करते हुए, शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए, ठीक, मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। भवदी लिखेंगे ऐसे। ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक, इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए, इसमें आपको कोई समस्या नहीं रहना चाहिए कि आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, विद्यालय के प्रबंधक को लिपिक पद आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, एक बार देख लीजिए सुंदर तरीके से, प्रबंधक, फिर स्कूल का नाम जहाँ से है, फिर विषय, फिर महोदय, फिर अपने शैक्षिक योग्यता देंगे, फिर लास्ट में ऐसे लिख देंगे। अगर यदि ऐसे लिख देते हैं, पूरे आपके 6 मार्क क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक, तो एक और आवेदन पत्र देखेंगे, 2 आवेदन पत्र देखेंगे जिससे आपके एकदम 6 नंबर आ ही जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो अगला आवेदन पत्र है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्या है आवेदन पत्र कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को क्या करना है, एक पत्र। ये भी आपको प्रीवियस ईयर में लगातार वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेवा में। ठीक, स्वास्थ्य अधिकारी, क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक, सेवा में आप लोग जहाँ कर रहेंगे वहां पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ही लिखना है, लेकिन जिस स्थान का रहेगा प्रयागराज, गाजीपुर, जो भी रहेंगे उसमें लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, विषय, हेडिंग क्या लिखेंगे, विषय, किस विषय पे हमको आवेदन पत्र लिखना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो किस पर लिखना है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। ठीक, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र हमको लिखना है। ऐसे लिखेंगे, फिर सेवा में, फिर ऐसी लाइन छोड़कर ऐसे लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, महोदय जी लिखेंगे, महोदय जी। ठीक, फिर लिखेंगे क्या, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। मैं इस जो पत्र के साथ क्या करना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनका ध्यान अपने जो मोहल्ले में गंदगी जो फैल गई है उस गंदगी की ओर हम क्या करना चाहते हैं, इसमें खींचना चाहते हैं। ठीक है, उनका ध्यान। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको, ठीक है, कोई कर्मचारी क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। ठीक है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का क्या लग गया है, ढेर लग गया है। ठीक, इतनी बात क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखो, लिखेंगे सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इससे है कि सड़क जो नाली है उनकी सफाई ना होती है तो भाई मच्छर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और जब फैल जाएंगे तो दिन में आपको पता है कि दिन में मक्खियाँ परेशान करते हैं, रात को मच्छर परेशान करेंगे, तो ये गंदगी की वजह से क्या होते हैं, आपका रहना दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है।
चारों तरफ सड़कों पर क्या हुआ, गंदा पानी आपका फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। मतलब ऐसे ये गंदगी यदि नालियों और अगल बगल फैलती ही रहेगी तो पूरा जो मोहल्ला उसमें क्या हो जाएगी, पूरा मोहल्ला बीमारी की चपेट में आ जाएगा। ठीक, तो फिर अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था कराएं। ठीक है, फिर लिखेंगे दिनांक, दिनांक में लिख देंगे डेट, फिर भवधि में लिख देंगे। ठीक, भवधि में क ख कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको और देख लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिंपल वे में बताएं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे मोहल्ले में सफाई हेतु सेवा में लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम उत्तर प्रदेश, फिर लाइनिंग को छोड़कर फिर ऐसे थोड़ा सा गैप करके फिर विषय लिखेंगे, किस विषय में लिखना है उसको लिखेंगे, फिर थोड़ा सा छोड़ेंगे फिर इधर लिखेंगे, फिर ऐसे क्या करेंगे सुंदर तरीके से यदि लिख देते हैं तो यहाँ से आपके 6 नंबर पूरी तरह से फिक्स हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हर साल आपसे किसी न किसी सेट में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से क्या करेंगे बाबू, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध देख लेते हैं जो आपके बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। लगभग इस यदि आप लोग 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका एक निबंध 100% आने वाला है, 100% श्योर। हर साल पूछे जाने वाले निबंध किसी न किसी सेट में हर साल पूछे जाते हैं। जो आज आपको निबंध 5 लेकर आए हैं किसी न किसी सेट में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बार बार पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप लोग को कौन सा निबंध देखिए बताते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला निबंध है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण हर साल पूछा गया है। ये तो 2-2, 3-3, 4-4 सेटों में पूछा गया हर साल। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। फिर अगला जो निबंध है मेरे प्रिय कवि, आपके जो प्रिय कवि होंगे, हर व्यक्ति का पता है कि कवि अलग अलग, जो प्रिय कवि अपने मन से किसी भी कवि का क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है भारतीय किसानों की समस्या और समाधान। ठीक है, भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान। ठीक, अगला क्या है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। यदि ये 5, ये तो हम 5 बहुत ज़्यादा बताते हैं, इसमें से यदि 3 भी तैयार अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 100% फंस जाएंगे। ठीक है, और आपके पूरे जो आपको निबंध पता है ना, पूरे आपके 9 नंबर के आता है, पूरी तरह से आपके मुट्ठी में वो आपके नंबर है। ठीक है, तो इसको क्या करिए अच्छे से। अब इसमें से हम एक आपको निबंध बताएंगे कि तरीका किस तरीके से लिखेंगे, पूरे आपके नंबर श्योर मिलने चाहिए 100%, एक भी नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, मेरे दावे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नई शिक्षा एक निबंध देख लेते, अरे एक निबंध किस पर देख लेते हैं, नई शिक्षा नीति पर। किस पर, नई शिक्षा नीति पर हम लोग निबंध देख लेते हैं। एक निबंध इसमें से करा देते हैं और आप लोग क्या करेंगे इन सबको पढ़ लेंगे, किसी न किसी एकदम 100% आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे प्रस्तावना। अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं इंट्रोडक्शन तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा प्रस्तावना, हेडिंग काले पेन से लिखिएगा यहाँ पर। फिर लिखेंगे प्रस्तावना में क्या लिखेंगे जरा देखो, लिखेंगे कि उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, उचित जो बुनियादी शिक्षा प्रदान करना भारतीय शिक्षा
संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक। सुखी जीवन के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद जरूरी है। अगर हमको क्या करना है, सुखी जीवन जीना है, तो बच्चे के विकास के लिए एक बेहतर शिक्षा क्या है, बहुत ही जरूरी है। पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव करके जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। जो आपकी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें बदलाव करके 2020 में क्या किया गया है, नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इतनी बात आप लोग किस में लिखेंगे, प्रस्तावना में लिख डालेंगे। ठीक है, किस में लिख डालेंगे, प्रस्तावना में। अब आगे आइए, क्या लिखेंगे, अगला हेडिंग लिखेंगे, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता। आखिरकार नई शिक्षा नीति की आवश्यकता, इसको हेडिंग लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पहले की शिक्षा नीति सिखाने तथा उसका परिमाण देने पर अधिक आधारित थी। ठीक है, क्या थी, आधारित थी। विद्यार्थियों के प्रतिभा का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर होता है। जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो आकलन होता है, किसके, उनके प्राप्तांक मतलब अंक, कि आपने हाई स्कूल में कितने नंबर पाया, इंटर में कितने पाया। अगर ज़्यादा पाया तो बोल देते हैं बच्चे कि बहुत ही अच्छा पढ़ने में है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ जरा देखो, लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहुविषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर आधारित है। ठीक है, बहुत विशेष दृष्टिकोण से प्रासंगिकता पर क्या है, आधारित है, जिससे विद्यार्थी का पर्यावरण, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास क्या हो सके, सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास क्या हो सके। ठीक, आगे देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है। ठीक है, क्या करती है, कल्पना करती है। ऐसे आप लोग लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक को हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला, लिखेंगे अगला हेडिंग, उद्देश्य। क्या लिखेंगे, उद्देश्य। ठीक, देखिए लिखेंगे कि नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाना है। एक बच्चे को क्या करना, कुशल बनाना, और साथ ही साथ वह जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना। ठीक है, मान लो कि सभी बच्चों की रुचियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसकी कुछ और रुचि होती है बिजनेस में। ठीक है, किसी की रुचि वैज्ञानिक इंजीनियर बनने की कोशिश होती है, किसी का डॉक्टर, कोई दूसरा जॉब खोजने की ना, सबकी चेष्टा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जिस चेष्टा में वो जाना चाहते हैं उसे उस चेष्टा में वो क्या करना चाहिए, उसे पदार्पण करने के लिए मौका देना चाहिए कि अच्छा रिजल्ट उसका अपनी इच्छाओं को क्या कर सकते, प्रदर्शित कर सकते। ठीक, तो ऐसे क्या करेंगे, उद्देश्य में आप लोग लिख डालेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए, ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर आगे भी और देखना है, लिखना है। इन चीज़ों को अच्छे से क्या कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे जो है उनको देखते हैं। तो देखिए अगला जो है इसमें क्या लिखेंगे, फिर उसी में कि नई शिक्षा नीति के लाभ, उसी में अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, नई शिक्षा नीति के लाभ और हानि को देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। मतलब गरीब से गरीब बच्चा भी क्या हो, पढ़ सके, इसके लिए सरकार ने फ्री योजना, आपको फ्री में क्या करती है, शिक्षा का पदार्पण करती है। ठीक है, अगला क्या है कि इस नीति से लगभग 2 करोड़ छात्र स्कूली शिक्षण संस्थाओं में
वापस आ सकेंगे। ठीक है, बहुत छात्र क्या होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि वो शिक्षा को जान ही नहीं पाते हैं कि स्कूल में शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा क्या कर दी, लगभग मुफ्त कर दी गई है, जिससे कि सभी बच्चे जिनका रुचि हो पढ़ने का, वो सभी लोग बच्चे क्या कर सकें, पढ़ सकें, उसमें कोई रुकावट ना हो। आगे देखिए, इस नीति के तहत 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर जोर दिया गया जाएगा। मतलब 8 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके जो पढ़ाई लिखाई पर बहुत जोर दिया जाएगा, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते तो उस समय आप लोग ध्यान देंगे तो बड़े होकर भी बच्चे क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस नीति के लाभ है। फिर अगला लाभ देखिए क्या है कि इस नीति के तहत उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। और इस नीति के तहत उच्च शिक्षा संस्थान क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। मतलब उच्च शिक्षा मतलब अपर लेवल की भी तैयारी अगर कोई छात्र करना चाहता है तो उसकी शिक्षा में कोई रुकावट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए स्थापना की जा रही है। अब ये तो लाभ थे, लाभ देख लीजिए, 4 लाभ थे। अब हानियों को देख लेते हैं। फिर हेडिंग अगला क्या लिखेंगे, हानि। हेडिंग में क्या लिखेंगे, हानि। तो हानि क्या है कि शैक्षिक संस्थाओं में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा शुरू करना एक समस्या बन जाता है। ठीक है, शैक्षिक जो संस्थाओं हैं उसके प्रत्येक विषय में मातृभाषा को शुरू करना क्या होता है, एक समस्या बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, समस्या बन जाती है। इतनी बात क्लियर। ये पहला हानि था। दूसरा का हानि क्या है, जरा देखिए कि इसके अनुसार स्नातक पूरा करने के इच्छुक छात्रों को 4 साल का अध्ययन करना होता है। अगर कोई छात्र जो है स्नातक करना चाहता है तो उसे 4 साल तक क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। अगला देखिए, भाषा को लेकर बच्चों के छोटे दिमाग पर अधिक बोझ पड़ जाता है। भाषा को जो लेकर है छोटे बच्चों पर क्या होता है, अधिक बोझ पड़ जाता है। कितना, अधिक बोझ पड़ जाता है। ठीक, अब देखो अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप लोग, लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है। लास्ट में क्या लिखना होता है आपको, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, जरा देखो, यह शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की शिक्षा नीति के परिवर्तन का परिणाम है। ठीक है, परिवर्तन क्या है, परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, देश की विकास के लिए, बढ़ावा को विकास करने के लिए लागू किया गया है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है। वर्ष जो आपका 2030 आने वाला है वहां तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का है। ठीक है, तो ये आपको सारे बातें पता रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप लोग, देखेंगे, बहुत ही आसान है होता है। ठीक है, तो यह शिक्षा प्रणाली वर्ष इतने में परिवर्तन, इसे शिक्षार्थी और देश में, तो ऐसे 2030 तक परिवर्तन लाने का क्या कर रहे हैं, उद्देश्य प्राप्त है। ठीक, तो इस हानि और लाभ कैसे लिखेंगे, इस बार एक बार और देख लीजिए। ऐसे यदि आप लोग लिख देते हैं पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले, एक भी मार्क्स आपके कटने वाले नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। निबंध लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप लोग लिखते हैं तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं बाबू। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर अगला टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से आपके 6 नंबर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अलंकार, रस और छंद। यहाँ से आपके 6 नंबर पूरी तरह से फिक्स हो जाएंगे 100%। ठीक, तो देखिए, रस, रस तो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है।
ठीक, लेकिन रस के जो प्रकार है उनमें से वो पूछा जाता है, उनको हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार, श्रृंगार मतलब आपको पता है कि जो शोभा बढ़ा दे, श्रृंगार, ठीक है, जो सुंदरता बढ़ा दे। जैसे फूल की शोभा कौन बढ़ाता है, उनकी पंखुड़ियां जो होती हैं वो क्या होता है, शोभा बढ़ा देता है ना। और स्त्री की जो होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उनके क्या करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, श्रृंगार। तो वो श्रृंगार रस, रस मतलब क्या होता है, मिठास, है ना। तो जरा देखिए क्या होता है कि श्रृंगार रस क्या होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, किसका, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो एक रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, एक रति नामक अस्थाई भाव से क्या होती है, भाव से श्रृंगार रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम्पल के सहित आपको लिखना होता है। कोई आपसे ऐसे पूछता है कि श्रृंगार रस क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल लिखिए। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, देखिए, कहत न टक न टत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नैनू ही सब बात। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल, एकदम याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे, कहत न टक रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनू ही सब बात। ऐसे क्या करेंगे आप लोग, लिख डालेंगे। ये दो दो एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिससे कि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। अगला एग्जाम्पल थे गाना के रूप में है कि ए रेशमी जुल्फे ए सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लोग एक याद रख ही रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, परिभाषा एक बार और देख लीजिए, एकदम सिंपल है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। फिर ऐसे एग्जाम्पल वो क्या करेंगे, लिख देंगे। और आपके 2 मार्क्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, फिक्स। एक भी मार्क्स आपके पास कटने वाला नहीं है। ठीक, चलिए अगला रस देख लेते हैं। अगला जो रस है आपका करुड़ रस है। कौन सा रस, करुड़ रस। तो देखिए, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, किसका, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो एक शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। शोक मतलब क्या होता है, मतलब आपको पता है ना, जैसे शोक मतलब दुख होता है। ठीक है, तो शोक नामक अस्थाई भाव से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। ठीक है, तो बाबू इसको आप लोग पता रहना चाहिए, क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देखना क्या है, जरूरी है। एग्जाम्पल जो आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या एग्जाम्पल, मणि खोए भुजंग सी जननी, फिर फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। या तो इससे छोटा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई आप लोग लिख सकते हैं, इसमें से कोई मतलब इशू नहीं है कि आप ये वो, मतलब कि कोई एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, हे मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ठीक,
आप लोग होता है ना, कभी कभी आप लोग क्या होता है शोक पर लगा देते हैं गाने कि हे मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी क्या है अधूरी है। तो इसमें क्या होता है, शोक होता है, कोई दोस्त आपसे बिछड़ रहा है तो क्या होता है, शोक नामक भाव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इसमें इन दोनों जो उदाहरण है इनमें किसकी बताया जा रहा है, शोक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, शोक के बारे में। ठीक, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए यहाँ तक। तो शोक के बारे में यहाँ पर आपको जिक्र किया गया कि शोक के बारे में कैसे लिखेंगे। तो इसको अच्छे से देख लेंगे, बहुत ही आसान होता है। अगला जो रस है उसको देखते हैं, वीर रस। क्या है, वीर रस। तो वीर रस क्या होता है जरा देखो, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से क्या होता है, वीर रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। किस रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस की। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, वतन वालों वतन ना बेच देना, शहीदों की कफन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ठीक है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि वतन वाले वतन ना बेच देना, शहीदों की कफन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों की कफन ना बेच देना। तो ये आपके वीर, वीर मतलब यहाँ पर जैसे वीर के बारे में, वीरता के बारे में नहीं, देशभक्ति के बारे में होते हैं। तो देशभक्ति में क्या होती है, वीरता ही होती है ना। तो वहाँ पर आपको वीर के बारे में साहस प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 रस थे। इस 3 रस में से एक रस, 2 रस पूछे जाते हैं जिसमें से एक रस आपको लिखना होता है। तो पहला श्रृंगार रस आप लोग देख लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर करुण रस देख लीजिए, फिर वीर रस देख लीजिए। सारे रस एक ही जैसे हैं, जिनकी परिभाषा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपके दिमाग में धस जाएगा। और साथ में इसका एग्जाम्पल लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट ही जाएगा आपका। एग्जाम्पल अभी आपको लिखना रहेगा। थोड़ा सा आप लोग लिख कर हैंड राइटिंग से इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अलंकार को देख लेते हैं। अलंकार, तो अलंकार में जो आपका है सबसे पहले उसको देख लेते हैं, क्या है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें भी आपको देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है जरा देखिए, जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर किसी एक ही व्यंजन, ठीक, व्यंजन अब स्वर जानते हैं ना, ठीक है, कि आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर तनु छाए। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये त की त त त त त मतलब त की क्या हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है ना। तो देखो क्या बोला है कि ये व्यंजक, व्यंजन आपको पता है ना हिंदी में 11 13 होते हैं, और इसमें आपको, अरे सॉरी फ्रेंड, व्यंजन है स्वर 13 होते हैं। ठीक, व्यंजन आपको पता है 36 होते हैं। ठीक, तो बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए त त त त त बार बार है तो इसलिए त क्या है, त की जो आवृत्ति बार बार है इसलिए यहाँ पर त क्या है, अनुप्रास अलंकार है। फिर जैसे अगला, पके पेड़ पर पका पपीता। देखिए पके पेड़ पर पका पपीता, यहाँ किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, प की हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। क्या है, उदाहरण है, इनको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार क्लियर होना चाहिए कि जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो
वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको भी याद रहना चाहिए। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आपका यमक, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार हो। कहने का मतलब क्या हो, शब्दों की आवृत्ति तो बार बार होगी, ठीक है, शब्दों की जो आवृत्ति होती है ना, वो क्या होती है, बार बार होती है, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। जैसे उधो जोग जोग हम नाही, तो यहाँ पर जोग का मतलब क्या है, योग। योग मतलब जो हम लोग योग साधना करते हैं। एक एक जोग का मतलब योग या साधना। एक जोग का मतलब क्या है, काबिल। योग का मतलब क्या है, एक जोग का मतलब क्या है, काबिल। क्या, काबिल ना कहते हैं गांव देहात में कि अब बहुत जोग कर रहा है। जोग मतलब कोई, जोग का एक मतलब होता है साधना, एक का मतलब क्या होता है, काबिल। क्या होता है, काबिल। ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर एक घटा यहाँ पर है, एक घटा यहाँ पर। एक घटा का मतलब घटना या कम होना। जैसे ना कहते हैं कि कम हो गया, पानी कम हो रहा है, लेवल डाउन हो रहा है, घटना कम होना। और एक घटा का मतलब क्या होता है, बादल ना होता है, घटा, बहुत घटा छा रही है, बादल। ठीक, तो ये आपके हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे देख लीजिए कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके क्या भिन्न भिन्न अर्थ हो, यहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न अर्थ हो गया ना। एक जोग का अर्थ साधना, एक जोग का अर्थ काबिल, एक घटा का अंतर घटना कम होना, एक घटा का अंतर बादल। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, अगला अलंकार जो है उपमा अलंकार। क्या है, उपमा अलंकार। तो हम लोग देखेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक, तो जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, जहां पर किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है या वस्तु की तुलना, चाहे व्यक्ति की तुलना कर लो या तो वस्तु की तुलना कर लो, किसके आधार पर, समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करना है। एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति और वस्तु से की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, आपको पता रहना चाहिए, उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। ठीक, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। तो फूलों सा चेहरा तेरा और फूल कलियों सी मुस्कान। अगला क्या है, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे हैं गुड़। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे क्या है, गुड़। ठीक, तो सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुड़। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हैं। तो फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान और सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। ठीक, तो इसको मेरे यार में। अब अगला जरा देखिए, यहाँ तक अगला जो अलंकार उसको देखते हैं। अगला जो आपका है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। तो जरा देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आ जाए लेकिन उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। इसका एग्जाम्पल देखिए,
कि क्या दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये आपका क्या है, पहला एग्जाम्पल है। ठीक, तो अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है कि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। ठीक है, ये दो अलंकार श्लेष अलंकार के क्या है, दो एग्जाम्पल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगला क्या है, प्रीतम बतला दो लाल मेरे कहाँ। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल में कोई एक एग्जाम्पल आपको लिखना होता है। ठीक है, तो एक बार एक नज़र से और देख लीजिए इसको, जिससे कि पूरे 100% आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे त। यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे जोग और जोग का मतलब, एक जोग का मतलब साधना, एक जोग का मतलब काल, क्या होता है, काबिल। उपमा अलंकार मतलब जहाँ पर दो व्यक्ति और एक व्यक्ति या वस्तु की समानता के आधार पर दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है, उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। अगला क्या है, श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, छंद को देखेंगे। यहाँ से एक आपसे टॉपिक पूछा जाता है 2 नंबर में एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, छंद। तो छंद देखिए क्या होता है, तो दोहा, यह छंद में हम लोग देखेंगे सबसे पहले दोहा। ठीक है, दोहा आपसे पूछा जाता है, छंद नहीं पूछा जाता, दोहा और सोठा पूछा जाता है। तो दोहा देखिए क्या होता है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा इनके तुक क्या होते हैं, मिलते हैं। तुक बोले तो अंतिम शब्द क्या होते हैं, मिलते हैं। तो बोले तो यह एक अर्ध क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में क्या होते हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। ठीक, ये आपका पहला भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा भाग है। फिर जा तन की झाई परे श्यामू हरित तूती होई, तो ये आपका पहला हो गया छंद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें मात्राएं क्या होती है, मात्राएं लिखना भी होता है। तो ये देखिए इसमें मात्राएं देखिए, ये आपका 2, ये बड़ी है 2 2 1 1 2 2 1। इसको देखो पहला छंद देखो मात्रा 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 मात्रा। तो पहले में देखो 13 होगी कि ना, पहले में तीसरे में 13 होता है, दूसरे में देखो 11 होता है। 1 और 2 3, 3 और 4 कितना, 7 8 9 10 11। तो इसमें क्या होते हैं आपको पता रहना चाहिए। यहाँ से गिनेंगे ना, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ से गिन दिए 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आपके 11 होते हैं, 11 मात्राएं। तो इसमें भी आपके 13 हो जाएंगे, इसमें 11। ठीक, तो ये होता है ऐसे। ठीक, तो आपको पता रहना चाहिए। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगला देख लेते हैं चौपाई। ठीक, यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। क्या होता है, सममात्रिक
छंद है जिसमें क्या होते हैं 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक जो चरण होते हैं उनमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इनके अंतिम 2 वर्ड गुरु व लघु नहीं होने चाहिए। मतलब जो अंतिम 2 वर्ड रहने चाहिए वो गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। तो ये चौपाई होती है। इसमें सारे में क्या होता है 16-16 मात्राएं होती है। उसमें क्या होता है 13 और 11। पहले में और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। इसमें क्या होता है सभी में 16-16 मात्राएं होती है। एग्जाम्पल देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो ये हनुमान चालीसा हो गया। ठीक है, कितना अच्छा है। तो देखिए इसमें भी देखिए क्या होते हैं, अंतिम 2 वर्ड गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। गुरु मतलब देखिए आई आपकी, ठीक है, गुरु मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा। गुरु और लघु होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये आपका हनुमान चालीसा लिख देंगे, इसका उदाहरण हो जाएगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे चौपाई का। चौपाई या छंद में से, चौपाई या दोहा में से कोई एक टॉपिक 100% आता है जो आपको 2 नंबर देकर जाने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगती हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके बाद आपको, ये तो आपके फिक्स जो टॉपिक हैं उनको करा रहा था, फिर अभी बहुत सी सारी टॉपिक हैं जिनको आपको मुझे कराना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो इनको क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे मन जो होते हैं दोगुने बढ़ जाते हैं वीडियो बनाने में। ठीक है, बहुत सारे मेहनत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से देखते रहिए। तो चलिए अगला टॉपिक देखने वाले हैं।